अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं एम.ए. रहमान। आज मैं आपको जिस बारे में बताना चाहता हूं वो है जेल, बेल और ज़मानत। आज के इस टाइम में हर एक आदमी से कुछ ना कुछ गलती होती है। कहीं वो आपराधिक तौर पे गलती होती है, कहीं वो अनजाने में गलती होती है, कहीं वो दुश्मनी में होती है। कहीं ना कहीं लोग अपराधों में लिप्त होते जा रहे हैं, जाने या अनजाने में। बहुत से केसों में लोगों की गिरफ्तारी होती है, फिर लोगों को बेल लेना पड़ता है, फिर उसमें ज़मानत देनी पड़ती है, कोर्ट में अपीयर होना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब लोगों की गिरफ्तारी होती है तो उसमें क्या क्या उनका अधिकार होता है। अपराध के तरीके: जमानती अपराध होता है, एक गैर जमानती अपराध। गैर जमानती अपराध में सज़ा 7 साल से ऊपर रहती है, जिसमें पुलिस को कोई अधिकार नहीं रहता कि वो जमानत दे। आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, और कोर्ट में अगर तथ्यों को सही से रखा गया और जज उससे मेरिट पे चलाया, अगर जज को सहमति हुई कि भाई इसमें ज़बरदस्ती या गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई है, तो जज आपको जमानत दे सकता है। जमानती अपराध में आपको जमानत मिल जाती है, कोर्ट से भी मिलती है और प्लस आपको पुलिस के थ्रू भी मिलती है, जिसको टेबल जामीन बोलते हैं। वो मिल जाती है आपको, और आपके ऊपर बाद में मुकदमे चलते हैं, जिसमें आपका कोर्ट में आना, कोर्ट में अपीयर होना वो ज़रूरी रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा बेल कितने तरीके की होती है, जमानत कितने तरीके की होती है। जमानत 2 तरीके की होती है। एक अग्रिम जमानत होती है, जिसको इंग्लिश में एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। दूसरी होती है बेल, जिसको रेगुलर बेल बोलते हैं। एंटीसिपेटरी बेल अंडर 438 ऑफ CRPC में एंटीसिपेटरी बेल मिलती है आपको, और रेगुलर बेल आपको अंडर सेक्शन 439 में ऑफ CRPC में रेगुलर बेल होती है। जैसा कि आपको पता इसकी लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि अग्रिम बेल मतलब होती है, जमानत मतलब होती है जो आपको ऐसा आभास हो कि आपके खिलाफ़ कोई कंप्लेन है और आपको उसमें अरेस्ट करने का आभास लगता है, तो आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं अंडर सेक्शन 438 ऑफ CRPC में, जहाँ पे कोर्ट आपकी याचिका सुनती है, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन सुनती है, उसके बाद आपको अग्रिम प्रोटेक्शन दे देती है ताकि आपको अरेस्ट ना किया जाए, बट आपको ये भी उसके अंदर कंडीशन दी जाती है कि आप पुलिस का सहयोग करेंगे, और जो भी वक्त पुलिस बुलाएगी या जिस टाइम भी कोर्ट में आपको बुलाया जाएगा, आपको वहाँ पे हाजिर रहना है। सेकंड होती है रेगुलर बेल। रेगुलर बेल में अंडर सेक्शन 439 ऑफ CRPC में आप रेगुलर बेल ले सकते हैं। इसमें जो अपराधी रहता है वो जेल के अंदर रहता है, और बाहर कोर्ट में बेल अप्लाई की जाती है। अब जज के ऊपर है और मेरिट के ऊपर है कि आपको बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। जब जज बेल ग्रांट करता है, बेल देता है, जमानत देता है, तो उसके कुछ नियम और शर्तें रखता है, जैसे कि आपको जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, पुलिस चौकी को अटेंड करना रहता है। कहीं कहीं ऐसी भी कंडीशन रहती है कि जहाँ पे अपराध हुआ है वो एरिया में आप ना जाएं, उसमें भी प्रतिबंध लगे होते हैं। और कहीं ये भी कंडीशन होता है कि आप महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में एक बार जो आपकी पुलिस चौकी वहाँ पे अटेंड कर। बेल जब आपकी हो जाती है तो कोर्ट को कि आप अपीयर होंगे कोर्ट में, आपके जो केस है उसमें आप अपीयर होंगे, इसलिए कोर्ट ये कंडीशन डालती है कि आप श्योरिटी जमा करें या कैश बेल डालें। तो कैश बेल के लिए आप जो भी कंडीशन दी रहती है 15,000, जो भी जिस हिसाब से अपराध रहते हैं उस हिसाब से कैश बेल का रहता है। बट जो हीनियस क्राइम रहते हैं उसमें कैश बेल बहुत कम ही रहती है, ज़्यादातर श्योरिटी ही आपको डालना पड़ता है।
श्योरिटी के लिए आपको कोई भी एक बंदे खड़े करने रहते हैं कि भाई ये है जो हमारे तरफ से खड़ा हुआ है श्योरिटी, जो आपके पहचान वाले हों, कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार जो आपको पहचानते हों, और उनका जो इंडिया के ही रहने वाले हों, भारत के ही रहने वाले हों, तो ये सब कंडीशन रहते हैं श्योरिटी के। और वो श्योरिटी आपको वहाँ कोर्ट में खड़ा करना पड़ता है। श्योरिटी का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई भी अगर बेल जंप करते हैं, जो बेल कोर्ट ने आपको ग्रांट की है, वो अगर जंप करते हैं तो उस सूरत में आपको ना आप अवेलेबल नहीं रहे, या फिर आप कहीं चले गए हैं या भाग गए हैं या फिर कोर्ट में नहीं आना चाहते हैं, तो आपके जो जमानत जो दिए हुए हैं जमानतदार, उनको नोटिस जाती है कि भाई आपके जो ये जिनके लिए आप श्योरिटी खड़े हुए हैं वो अब कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, तो या तो आप उनको ढूंढ के लाएं, या तो फिर जो भी बेल अमाउंट या जो कैश रहता है वो फॉरफिट कर लिया जाता है, उसको जब्त कर लिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम विक्टिम रहते हैं और हमारे खिलाफ़ अन्याय हुआ रहता है, या फिर हमारे खिलाफ़ कोई भी अपराध हुआ रहता है, तो हम ऐसा चाहते हैं कि जो उसमें अपराधी है उसको ज़मानत ना मिले। तो उसके लिए हम कोर्ट में जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं, इंटरवेन एप्लीकेशन कर सकते हैं, मध्यस्थता एप्लीकेशन कर सकते हैं। जब वो बेल एप्लीकेशन या अग्रिम बेल के लिए वो कोर्ट में अप्लाई किया रहता है, तो हम उसमें जाके मध्यस्थता कर सकते हैं और कोर्ट को ये बता सकते हैं कि जो भी ये बंदा है उसने आपके खिलाफ़ जो क्राइम किया हुआ कितना गंभीर क्राइम है, और कितना उसमें सत्यता है, कितना ये है, और आपको ये फिर दुविधा है कि आगे चल के वो सेम क्राइम कर सकता है। तो ये ग्राउंड पे अगर जज को लगेगा कि भाई हाँ ऐसा है बंदा और उसके खिलाफ़ और बहुत से पहले आपराधिक मामले भी हैं, तो वो उनको बेल देने में मना कर सकता है, फिर उनकी बेल नहीं हो सकती है। बेल के बारे में लोगों में बहुत सी मिसकंसेप्शन है, जिसमें लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार बेल हो गई तो फिर उन्हें कोर्ट में जाना नहीं पड़ेगा और फिर वो रिहा हो गए हैं। बट ये लोगों के बारे में मैंने देखा है, बहुत से लोगों के बारे में एक बार बेल हो जाने पे वो कोर्ट अटेंड नहीं करते, उनको वारंट, गैर जमानती वारंट, बहुत से तकलीफ़ों से जूझना पड़ता है। तो उनको कोर्ट में जब आते हैं तो वो ये बोलते हैं कि हमें तो पता नहीं था, तो हमको बेल मिल गई तो हमको लगा कि कोर्ट ख़त्म हो गया, केस ख़त्म हो गया। बट ऐसा नहीं होता है। आपको एक बार रेगुलर बेल मिलने के बाद या एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद अगर उसमें चार्जशीट फाइल होती है तो आपको वो कोर्ट अपीयर करना पड़ता है, जिसको ट्रायल कोर्ट बोलते हैं। ट्रायल कोर्ट में आपको अपीयर होना पड़ता है, वहाँ पे आपको वकील रख के आपका मैटर चलाना पड़ता है। उसके बाद निर्णय होने के बाद अगर आप दोष मुक्त पाए गए तो आपको रिहा कर दिया जाएगा, आपके ऊपर से केस ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर आपको दोषी पाया जाता है तो आपको सज़ा हो सकती है। अगर आपको बेल या जमानत या फिर गैर जमानती वारंट या फिर वारंट के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका क्या क्वेश्चन है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो क्वेश्चन है उनका हम जवाब दे सकें। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, कुछ इससे दूसरों की कुछ भलाई हो सके, तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप ये वीडियो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, शेयर करके, कमेंट करके, लाइक करके। चाहें तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ ये कोई सलाह है नहीं, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ताकि आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसें तो अपने आप को किस तरह हेल्प करें, किस तरह आप कोर्ट में अप्रोच करें, क्या आपका कोर्ट में अप्रोच रहना चाहिए, ताकि आपको जो फ्यूचर जो कोर्ट के ये हैं उससे आपको कोई नुकसान ना हो, आपको स्मूथली आपका जो केस है वो बराबर चले, और आपको उसमें कोर्ट में आपको भरोसा रखना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।